नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन तिवारी आपके अपने चैनल पीकेटी एजुकेट्स में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप जहां भी हैं स्वस्थ और सुरक्षित हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय आधुनिक इतिहास के संदर्भ में टॉपिक वाइज हम सभी लोग प्रश्नों को हल कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इस टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पर आने से पहले मेरी आपसे यह गुजारिश है कि टेलीग्राम पर हमारा अपना पब्लिक चैनल पीकेटी एजुकेट्स के नाम से है। आप हमारे इस पब्लिक चैनल को ज्वाइन करें जिससे कि हमारे चैनल के प्रत्येक अपडेट के साथ बने रह सकें। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हमें यह कदाचित नहीं भूलना चाहिए कि भारत के शांत आकाश में कभी भी एक छोटी सी बदली उत्पन्न हो सकती है जिसका आकार पहले तो मनुष्य की हथेली से बड़ा नहीं होगा, किंतु जो उत्तरोत्तर विराट रूप धारण करके अंत में वृष्ट स्फोट के द्वारा हमारी बर्बादी का कारण बन सकती है। यह कथन किसका है? विकल्प ए है लॉर्ड कर्जन, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी है लॉर्ड रीपन। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, लॉर्ड कैनिंग। 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1857 के विद्रोह के बीच ब्रिटिश शासन ने भारत में अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए थे। भारत में ब्रिटिश शासन के प्रथम 100 वर्षों में कई बार ब्रिटिश सत्ता को भारतीयों से चुनौतियां मिली, जिसमें अनेक सैनिक उपद्रव, स्थानीय बगावतें शामिल थी। इस समय के अधिकांश आंदोलन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यापक असंतोष तथा व्यक्तिगत शिकायतों के कारण हुए। जहां एक और अंग्रेजी प्रशासन द्वारा विस्थापित शासकों तथा सामंतों ने अपनी प्रजा अथवा सैनिकों की सहायता से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने का प्रयास किया, तो वहीं सरकार के विरुद्ध किसानों का असंतोष उनकी भू राजस्व नीति के कारण था, जिनमें बिचौलियों ने आदिवासियों का शोषण किया। भारत में अंग्रेजी नीति के विरुद्ध पनप रहे असंतोष का वास्तव में पहले ही शासक वर्ग को पूर्वाभास हो चुका था और यही वजह थी जिसके लिए कैनिंग महोदय ने यह आशंका व्यक्त किया था कि हमें यह कदाचित नहीं भूलना चाहिए कि भारत के इस शांत आकाश में कभी भी एक छोटी सी बदली उत्पन्न हो सकती है जिसका आकार पहले तो मनुष्य की हथेली से बड़ा नहीं होगा, किंतु जो उत्तरोत्तर विराट रूप धारण करके अंत में वृष्ट स्फोट के द्वारा हमारी बर्बादी का कारण बन सकती है। आप जानते हैं 1857 के विद्रोह के फूटने से पूर्व ही भारत के कई स्थानों पर विद्रोह के स्वर फूटने लगे थे। ऐसा नहीं है जैसे विद्वान तमाम इतिहासकार ये बताते हैं कि 1857 का विद्रोह गाय और सूअर की चर्बी से युक्त कारतूस का प्रयोग करने की वजह से हुआ, लेकिन वास्तव में 1857 का विद्रोह केवल एक कारण की वजह से नहीं हुआ। इसके धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक तमाम कारण रहे। आप जानते हैं 1764 में बक्सर के युद्ध के समय हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ रही सेना के कुछ सिपाही विद्रोह करके मीर कासिम से मिल गए थे। वास्तव में विद्रोह की शुरुआत तो बहुत पहले से ही हो चुकी थी। अंग्रेजों के खिलाफ लोगों के मन में जो एक असंतोष का भाव था वो धीरे धीरे फूट रहा था। 1806 ईस्वी में बेल्लोर मठ में कुछ भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों द्वारा अपने सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के कारण विद्रोह कर दिया था और मैसूर के राजा का झंडा फहराया था। 1842 में वर्मा युद्ध के लिए भेजी जाने वाली ब्रिटिश भारत की सेना की 47वीं पैदल सैन्य टुकड़ी के कुछ सिपाही उचित भत्ता न मिलने के कारण विद्रोह कर दिए थे। 1825 में असम स्थित तोपखाने में विद्रोह हुआ। 1844 में 34वीं एनआई तथा 64वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने उचित भत्ते के अभाव में सिंध के सैन्य अभियान पर जाने से इनकार कर दिया था। 1849-50 में पंजाब स्थित गोविंदगढ़ की एक रेजिमेंट विद्रोह पर उतर आई थी।
तो कहने का मतलब यह है कि 1857 का जो ये विद्रोह था, यह वास्तव में व्यापक असंतोष का कारण था। यह दिन किसी एक दिन विशेष का विद्रोह न होकर के यह बहुत लंबे समय से जनमानस के अंदर दबी हुई दमित इप्सा का विस्फोट था, उसका परिणाम था। तो लॉर्ड कैनिंग ने इस चीज को पहले ही भांप लिया था और इसलिए लॉर्ड कैनिंग ने यह कथन भारतीयों के परिप्रेक्ष्य में कहा है। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय सैनिकों के द्वारा बेल्लोर मठ विद्रोह कब हुआ? अभी अभी ऊपर के प्रश्न पर चर्चा करते समय मैंने इस पर भी बात किया था कि 1806 ईस्वी में बेल्लोर मठ में कुछ भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों द्वारा अपने सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के कारण विद्रोह कर दिया था और मैसूर के राजा का झंडा फहराया था। तो यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, 1800 ईस्वी, 1806 ईस्वी, 1810 ईस्वी और 1812 ईस्वी। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही जवाब होगा, 1806 ईस्वी में। जी हां। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 1842 ईस्वी में वर्मा युद्ध के लिए भेजी जाने वाली ब्रिटिश भारत की किस सैन्य टुकड़ी के कुछ सिपाहियों ने विद्रोह किया था? विकल्प ए है 40वीं रेजिमेंट, बी है 47वीं पैदल सैन्य टुकड़ी, सी है 36वीं पैदल सैन्य टुकड़ी और डी है 42वीं पैदल सैन्य टुकड़ी। आपको मैंने इसके बारे में भी इसके पहले बताया था कि 1842 में वर्मा युद्ध के लिए भेजी जाने वाली ब्रिटिश भारत की सेना की 47वीं पैदल सैन्य टुकड़ी के कुछ सिपाही उचित भत्ता न मिलने के कारण विद्रोह कर दिए थे। किसकी वजह से कर दिए थे? उचित भत्ता न मिलने की वजह से विद्रोह कर दिए थे। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि विद्रोह का कारण क्या था, तो उसका जवाब भी आप हमेशा याद रखिए। तो यहां पर कौन सी टुकड़ी ने विद्रोह किया था? 47वीं पैदल सैन्य टुकड़ी ने विद्रोह किया था। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 1844 ईस्वी में 34वीं एनआई तथा 64वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने सिंध के सैन्य अभियान पर जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि विकल्प ए है उन्हें समुचित मात्रा में हथियार उपलब्ध नहीं करवाए गए, बी है उनके धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया, सी है उन्हें उचित भत्ता नहीं दिया जाता था और डी है उनमें युद्ध करने का साहस नहीं था। इसमें आपका सही जवाब क्या है? विकल्प सी, उन्हें उचित भत्ता नहीं दिया जाता था, इसी वजह से उन्होंने विद्रोह किया था। ऊपर के प्रश्न पर चर्चा करते समय मैंने इस पर भी चर्चा किया था कि 1844 में 34वीं एनआई तथा 64वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने उचित भत्ते के अभाव में सिंध के सैन्य अभियान पर जाने से इनकार कर दिया था। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा और इससे कई प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन 1857 की क्रांति के संदर्भ में उत्तरदायी नहीं था? ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर, उत्तरदायी नहीं था। उत्तरदायी था की बात नहीं कर रहा है, उत्तरदायी नहीं था। विकल्प ए है राजनीतिक कारणों में लॉर्ड डलहौजी की व्यपगत नीति। व्यपगत नीति का मतलब होता है हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी की व्यपगत नीति तथा लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि भी 1857 के विद्रोह का कारण बनी। विकल्प बी है कंपनी की भू राजस्व व्यवस्था ने अधिकांश अभिजात वर्ग को निर्धन बना दिया। बंबई में स्थापित इनाम कमीशन ने अपने सिफारिशों के आधार पर करीब 20,000 जागीरों को जब्त कर लिया। सी है कैनिंग सरकार ने 1857 में सैनिकों के प्रयोग के लिए ब्राउन बैस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया।
जिसमें कारतूस को लगाने से पूर्व दांत से खींचना पड़ता था। चूंकि कारतूस में गाय और सूअर दोनों की चर्बी लगी थी, इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे। परिणाम स्वरूप 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। विकल्प डी है, लॉर्ड कैनिंग ने मंदिरों और मस्जिदों को तुड़वाकर उन स्थानों पर गिरजाघर बनवा दिया था। आइए हम पहले विकल्प पर बात करते हैं। इसमें जो पहला विकल्प दिया गया है, राजनीतिक कारणों में लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत नीति तथा लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि 1857 के विद्रोह का कारण बनी, यह कथन सर्वथा सत्य है। आप जानते हैं, डलहौजी ने अपने व्यक्तिगत नीति द्वारा जैतपुर, संभलपुर, झांसी, नागपुर आदि राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। साथ ही अवध के नवाब को गद्दी से उतार दिया, भूतपूर्व पेशवा की पेंशन जब्त कर ली। यह सब कारण व्यापक असंतोष फैलाने के लिए पर्याप्त था। डलहौजी ने तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की राजकीय उपाधियां जब्त कर ली थी। मुगल बादशाह को अपमानित करने के लिए उन्हें नजर देना, सिक्कों पर नाम खुदवाना आदि परंपरा को डलहौजी ने समाप्त करवा दिया था। साथ ही बादशाह को लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार में रहने का आदेश दिया था। तो मुगल बादशाह चूंकि भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता था, इसलिए उसके अपमान में जनता ने अपना अपमान महसूस किया और विद्रोह के लिए मजबूर हुए। तो ये तो सही है। और इसके साथ साथ आप जानते हैं, जो प्रशासनिक राजनीतिक कारण था वह भी इसके लिए जिम्मेदार था। प्रशासनिक कार्यों में भारतीयों की भागीदारी जातीय श्रेष्ठता पर आधारित थी। कोई भी भारतीय सूबेदार के ऊंचे पद तक नहीं पहुंच पाता था। न्यायिक क्षेत्र में अंग्रेजों को हर स्तर पर भारतीयों से श्रेष्ठ माना गया। तो ये सब तमाम ऐसी चीजें थी जो इस विद्रोह के लिए उत्तरदायी थी। फिलहाल विकल्प ए आपका सही है। आइए विकल्प बी की बात कर लेते हैं। कंपनी की भू राजस्व व्यवस्था में अधिकांश अभिजात वर्ग को निर्धन बना दिया। बंबई में स्थापित इनाम कमीशन ने अपनी सिफारिशों के आधार पर करीब 20,000 जागीरों को जब्त कर लिया। यह कथन भी सही है। कंपनी की भू राजस्व व्यवस्था ने अधिकांश अभिजात वर्ग को निर्धन बना दिया। अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और फिर महालवाड़ी व्यवस्था द्वारा किसानों का जबरन शोषण हुआ और वे निर्धनता के कुचक्र में फंसते चले गए बेचारे। तो यह कथन भी आपका सही है। कैनिंग सरकार ने 1857 में सैनिकों के प्रयोग के लिए ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया, जिससे कारतूस को लगाने से पूर्व दांत से खींचना पड़ता था। चूंकि कारतूस में गाय और सूअर दोनों की चर्बी लगी थी, इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे। परिणाम स्वरूप 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। यह कथन भी सही है और ऐसा भी हुआ है। तो अब डी पर बात करते हैं। लॉर्ड कैनिंग ने मंदिरों और मस्जिदों को तुड़वाकर उन स्थानों पर गिरजाघर बनवा दिया था। यह कथन सर्वथा असत्य है, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया था। न तो उन्होंने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़वाया और न तो मुसलमानों के मस्जिदों को तोड़वाया और न ही उसने कोई गिरजाघर बनवाया था। इसलिए विकल्प डी आपका यहां पर गलत है और इसलिए यही ऑप्शन यहां पर सही है। तो विकल्प डी इसमें आपका सही है। जी हां, विकल्प डी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ईश्वर ने भारत का विशाल साम्राज्य अंग्रेजों को ईसा मसीह की विजय पताका को एक छोर से दूसरे छोर तक फहराने के लिए दिया है। प्रत्येक अंग्रेज को अपनी पूरी शक्ति इस कार्य में लगा देना चाहिए ताकि सारे भारत को ईसाई बनाया जा सके। यह कथन निम्नलिखित में किसका है? विकल्प ए है जॉन लॉरेंस, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है ह्यूरोज और डी है मैंगलस। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प डी, मैंगलस। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान कर दी गई थी।
कंपनी के नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष मैंगलस ने 1857 में ब्रिटिश संसद में बोलते हुए कहा था कि ईश्वर ने भारत का विशाल साम्राज्य अंग्रेजों को ईसा मसीह की विजय पताका को एक छोर से दूसरे छोर तक फहराने के लिए दिया है। प्रत्येक अंग्रेज को अपनी पूरी शक्ति इस कार्य में लगा देना चाहिए ताकि सारे भारत को ईसाई बनाया जा सके। तो ये विकल्प यहां पर डी आपका सही है, मैंगलस ने इस कथन को कहा है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के प्रतीक के रूप में चुना गया था। विकल्प ए है कुल्हाड़ी, बी है कमल और रोटी, सी है ढाल और तलवार और डी है धनुष और बाण। तो इसमें आपका सही जवाब क्या है? विकल्प बी सही जवाब है, कमल और रोटी। क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल और रोटी को चुना गया था। कमल के फूल को उन सभी सैन्य टुकड़ियों तक पहुंचाया गया जो विद्रोह में शामिल थी, तथा रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। तो इस तरह से यहां तक कि आपको मैं बताऊं, सर जॉन ने इस परिप्रेक्ष्य में अपना कथन दिया है। महीनों से ही नहीं बल्कि वर्षों से ये लोग सारे देश के ऊपर अपनी साजिशों का जाल फैला रहे थे। विशाल साहब के दूत पत्र लेकर घूम चुके थे। इन पत्रों में होशियारी के साथ और शायद रहस्यपूर्ण शब्दों में भिन्न भिन्न पदों के नरेशों और सरदारों को सलाह दी गई थी और उन्हें युद्ध में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो कमल और रोटी 1857 की क्रांति का प्रतीक था। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है बैरकपुर छावनी की घटना कब घटित हुई? विकल्प है 31 मई 1857 ईस्वी, बी है 29 मार्च 1857 ईस्वी, सी है 10 मई 1857 ईस्वी और डी है 9 मार्च 1857 ईस्वी। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, 19 मार्च 1857 ईस्वी को घटी। आप जानते हैं चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से चारों तरफ असंतोष ने विद्रोह के लिए निर्धारित तिथि से पूर्व ही विस्फोट कर दिया था। चर्बीयुक्त कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध पहली घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में घटी, जहां मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी थी। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गाजीपुर, जो अब बलिया क्षेत्र में आता है, जिले का रहने वाला था। वह बंगाल स्थित बैरकपुर छावनी की इन्फेंट्री का जवान था। 8 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी की घटना घटित हुई और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। तो विकल्प बी यहां पर आपका सही है। बैरकपुर छावनी की घटना कब घटित हुई? 29 मार्च 1857 को। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मंगल पांडे को फांसी दी गई, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी अभी ऊपर के प्रश्न को हल करवाते समय मैंने इस पर भी चर्चा किया था। विकल्प ए है 8 अप्रैल 1857 ईस्वी, बी है 9 अप्रैल 1857 ईस्वी, सी है 10 अप्रैल 1857 ईस्वी और डी है 11 अप्रैल 1857 ईस्वी। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए 8 अप्रैल 1857 ईस्वी। मैंने अभी अभी ऊपर के प्रश्न को हल करवाते समय इस पर भी चर्चा किया था कि 8 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई थी। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय स्वतंत्रता हेतु प्रथम सशस्त्र विद्रोह कब हुआ? विकल्प ए है 10 मई 1857 ईस्वी, बी है 11 मई 1857 ईस्वी, सी है 12 मई 1857 ईस्वी और डी है 13 मई 1857 ईस्वी। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए 10 मई 1857 ईस्वी। तो भारतीय स्वतंत्रता हेतु प्रथम सशस्त्र विद्रोह कब हुआ? 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ स्थित छावनी की 20 NI तथा
3 LC की पैदल सैन्य टुकड़ी ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से इनकार करके विद्रोह कर दिया। शीघ्र ही विद्रोहियों ने अपने उच्चाधिकारियों की हत्या कर दी और दिल्ली रवाना हो गए। 11 मई को प्रातः विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट और विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। दिल्ली विजय का समाचार समूचे देश में फैल गया और देखते देखते विद्रोह ने अपनी चपेट में कानपुर, लखनऊ, बरेली, जगदीशपुर, झांसी, अलीगढ़, रुहेलखंड, इलाहाबाद, ग्वालियर आदि जिलों को भी अपने कब्जे में ले लिया। कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। यहां पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब, जिनका नाम था धोंधू पंत, ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया, जिसमें उनकी सहायता तात्या टोपे ने की थी। नाना साहब लगातार पराजयों को झेलते हुए अंततः नेपाल चले गए, जहां से वे जीवन की अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लड़ते रहे। और नाना साहब ने अंग्रेजों को चुनौती देते हुए कहा था एक बार, जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं, मेरे और अंग्रेजों के बीच जंग जारी रहेगी। चाहे मुझे मार दिया जाए या फिर कैच कर लिया जाए या फांसी पर लटका दिया जाए, पर मैं हर बात का जवाब तलवार से दूंगा। तो यह विद्रोह बहुत प्रभावी तो नहीं रहा। दिल्ली में 82 वर्षीय बहादुर शाह ने बख्त खां के सहयोग से विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में अंग्रेज लेफ्टिनेंट WSR हडसन के समक्ष समर्पण कर दिया। बहादुर शाह को शेष जीवन रंगून में निर्वासित बिताना पड़ा, जहां उसकी मृत्यु हो गई। और रंगून में स्थित बहादुर शाह की मजार पर लिखा गया है, जफर इतना बदनसीब है कि उसे अपनी मातृभूमि में दफन होने के लिए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। और आप जानते हैं, इन सब घटनाक्रमों पर हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर लिया है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा बताना आपके लिए जरूरी था। तो इस तरह से क्रांति की शुरुआत हुई। और फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने इन 10 प्रश्नों पर परिचर्चा कर लिया है और इस तरह से तमाम विद्रोहों के बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं और आगे के विद्रोह के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए मैं लूंगा आपसे विदा। दैट्स ऑल। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।